ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास. एवरीवन इज रेडी. लास्ट लेक्चर में 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिए थे, है ना? 2 ही क्वेश्चन दिए थे 6th ऑफ जुलाई को. ये रहे वो क्वेश्चंस. तो इनके आंसर्स डिस्कस कर लें. पहले का आंसर क्या आएगा बच्चों? व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? फर्स्ट फोर्थ वाले का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए. बिल्कुल सही बात है. द ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए. बी आएगा आंसर. इसमें किसी को डाउट है? सॉल्व करके बताने की जरूरत है? नहीं है ना? सिंपल है. रेडियस का फॉर्मूला 2 बार अप्लाई कर दो. एक बार हाइड्रोजन के लिए, दूसरी बार लिथियम 2 प्लस के लिए. डायरेक्टली आपको हाइड्रोजन और लिथियम 2 प्लस का फॉर्मूला कंपेयर कर दोगे तो लिथियम के लिए आंसर मिल जाएगा ए. वेलोसिटी वी आ जाएगी. वेरी गुड. चलो, तो अगला सवाल, फिफ्थ. इसका क्या ख्याल है? क्या आंसर आएगा? ए. क्या बात है, बहुत सारे लोगों ने आंसर कर लिया है. इसका आंसर मैं बता देता हूँ. द आंसर फॉर दिस एज वेल विल बी ए. ऑल राइट. ये करके बताना है सॉल्व. ये करके बताना है कि सॉल्व. ये बता देता हूँ थोड़ा सा. चलो आ जाओ. लेट्स सॉल्व दिस अ लिटिल. ओके, देखो. सुनो सुनो सुनो. ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल है. ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है इस सवाल में. पूछा क्या था? द एनर्जी लेवल्स फॉर some element A with atomic number Z and charge plus of Z minus 1 can be given by. और यहाँ En of H का मतलब बता दिया था आपको. En of H का मतलब होता है एनर्जी ऑफ nth लेवल फॉर हाइड्रोजन. ठीक है, तो इसको अपन लिख लेते हैं. एक बार एक काम करते हैं, अपन En फॉर एलिमेंट और En फॉर हाइड्रोजन लिखते हैं, फिर उनमें रिलेशन देखेंगे क्या निकल के आता है. तो जैसे ही आप लिखना शुरू करोगे बच्चों, once you'll start writing, what you'll find is कि En फॉर हाइड्रोजन में एनर्जी का फॉर्मूला अपन ने लिखा था -13.6 इंटू जेड स्क्वेयर बाय एन स्क्वेयर. और हाइड्रोजन के लिए जेड कितना होगा? 1. फॉर हाइड्रोजन जेड इज 1. तो उसको सब्सटीट्यूट कर दोगे तो En फॉर हाइड्रोजन आ जाएगा -13.6 इंटू 1 बाय एन स्क्वेयर. ये En फॉर हाइड्रोजन आ गया. अब सिमिलरली जब आप En फॉर एलिमेंट ए लिखोगे तो वो आएगा -13.6 इंटू जेड स्क्वेयर बाय एन स्क्वेयर. और इसका एटॉमिक नंबर तो जेड ही लिखा था. यहाँ पे जेड लिखा था ना, तो यहाँ जेड की जगह जेड ही रहेगा. तो इसको ऐसे करके लिख लेते हैं जेड. अब इसमें एक चीज नोटिस करो कि 13.6 अपॉन एन स्क्वेयर की जगह पर मैं ये एक्सप्रेशन जो है 13.6 इंटू जेड स्क्वेयर की जगह पर En ऑफ एच रख सकता हूं. आई कैन पुट En ऑफ एच इन प्लेस ऑफ दिस. बस आपका सवाल यहीं खत्म हो जाता है. यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यूज, तो आपके पास है En ऑफ A इज इक्वल्स टू En ऑफ H इंटू जेड स्क्वेयर. आ गया. ऑप्शन देख लो कौन सा मैच हो रहा है, वो आपका आंसर हो गया. आसानी था ना सवाल? हाँ, मतलब सवाल आसान था, बस टर्म्स के मतलब समझ में आने चाहिए, और कुछ नहीं. नोट कर लिया सबने? सबने नोट कर लिया? जल्दी से कर लो. एक दो लोगों को का बचा हुआ जल्दी से लिख लो. बिल्कुल लॉजिक लगाना था और कुछ नहीं. बिल्कुल बिल्कुल जल्दी से कर लो नोट. नोट इट डाउन क्विकली. फिर एक सवाल और मैं कराता हूँ, उसके बाद अपन आगे थ्योरी से पढ़ते हैं. जल्दी से लिख लो इसको. और जिन लोगों का बचा हुआ था उनका लिखा हो जाए तो मेरे को बता देना कि लिख लिया सर. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, गुड इवनिंग. बिल्कुल Z-1 सिर्फ ये बताने के लिए है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है.
ये चार्ज Z-1 सिर्फ ये बता रहा है कि इस पूरे आयन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, इसलिए यूज किया Z-1। चलो एक सवाल और करते हैं बच्चों, ये सवाल लिखो, ये एक सवाल और करते हैं, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कुछ डेफिनेशंस पढ़नी है हमको आज। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है, उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर हम लोग स्पेक्ट्रम पे आगे बढ़ जाएंगे कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, फिर हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम कैसा होता है। बिल्कुल वासु, अभी तक मैंने पिछली क्लास के क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं। अभी ये नया सवाल आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से इसको लिख लो, नोट दिस डाउन। इसको लिखो और सॉल्व करो, फिर मुझे बताओ कि क्या आंसर आ रहा है। आदित्य और अमन, गड़बड़ आंसर आए बेटा, चेक करो, आंसर चेक करो, कुछ गड़बड़ किया है तुमने। आदित्य देखना तुमने क्या लिया, उसको रेडियस लिया डायमीटर लिया है, जरा चेक करना। आई थिंक तुमने डायमीटर को रेडियस मान लिया है। गुड स्नेहा, योर आंसर इज करेक्ट। गर्व बेटा, तुमने भी वही गड़बड़ की आदित्य वाली। यश सही है बेटा आंसर। अमन बेटा ऑर्बिट तो ठीक है, लेकिन ऑर्बिट नहीं पूछा है आपसे, आपसे कुछ और पूछा है। ऑर्बिट ठीक बताया आपने, बिल्कुल सही बताया ऑर्बिट नंबर, लेकिन ऑर्बिट नहीं, नंबर नहीं पूछा आपसे, पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं उस ऑर्बिट में, ये बताना है। नहीं बेटा राज, गलत निकाला है आपने आंसर। कुहू बेटा सही है, सुजल इज राइट, वैभव इज करेक्ट, यशोवर्धन सही है, आदित्य अब सही है आपका आंसर बेटा। काफी लोगों ने सही कर लिया है, कुछ लोगों ने छोटी छोटी मिस्टेक करी है। मैं बताऊं इसका सॉल्यूशन, अगर तुम लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया हो तो। शुड आई स्टार्ट डिस्कसिंग? वेट करूं? कितनी देर वेट करना है, जल्दी बताओ। ए दिव्यांशु, 5 मिनट, अगली बार तुमने 5 मिनट बोला था, क्लास के बाहर ही कर दूंगा सीधे। चलो मैं 30 सेकंड और वेट कर लेता हूँ, जल्दी करो, जल्दी करो, आई एम वेटिंग फॉर 30 सेकेंड्स मोर। तब तक पेशा का सही है, उज्ज्वल का सही है, मैं बताता जाऊंगा, जिन जिन के रिप्लाई मेरे को दिखते जाएंगे। सारा का भी सही आया है आंसर, विधान का सही है, सेजल, अर्नव, यशोधरा का भी सही है, आदित्य मनी का सही है, प्रथमेश का ठीक है, वासु बेटा गड़बड़ है, टू के फैक्ट्री गड़बड़ कर रखी है तुमने। हाँ राज, तुम्हारा अब सही है आंसर। चलो बच्चों, आंसर बताता हूं मैं और फिर इसको डिस्कस करते हैं कि कैसे होगा। ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल है, बस ध्यान देने वाली बात ये थी कि यहाँ पे आपको डायमीटर दिया है, आपको रेडियस का फॉर्मूला पता है, तो आपको रेडियस का फॉर्मूला के लिए इससे रेडियस निकालना पड़ेगा। आंसर विल बी बी, 32 आएगा बच्चों। कैसे आएगा देखो, आपको डायमीटर दिया तो रेडियस निकाल सकते हैं, कितना आएगा रेडियस, 16.92/2 एंगस्ट्रॉम, कितना आता है ये, 8 पॉइंट कितना आएगा, 46, वेरी गुड, 8.46 एंगस्ट्रॉम आपका रेडियस आ गया। अच्छा, अगर आपको शेल नंबर पता चल जाए, अगर आपको शेल नंबर पता चल जाए तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये तो आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो, पढ़ा था याद है या नहीं फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था शेल के हिसाब से, 2n², वेरी गुड बेटा। तो बस अपन n निकाल लेते हैं। अच्छा, रेडियस पता चल गया, z पता है हमको, z क्या है इसके लिए, 1 आ जाएगा, हाइड्रोजन है, तो देयरफॉर r इज इक्वल्स टू r0 इंटू n²/z, इसको r रख देते हैं, ये z है हमारे पास, r0 हमको पता होता है, क्या होता है r0 बेटा, r0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 पॉइंट, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, 5 क्या, 5 to 9, बिल्कुल वेरी गुड, एंगस्ट्रॉम। तो सारी वैल्यूज रख देते हैं इसमें अपन, तो r की वैल्यू आ गई 8.46 इज इक्वल्स टू 0.529 इंटू n² बाय z की वैल्यू 1,
इसको सॉल्व करोगे एन स्क्वायर लगभग आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 16 बेटा। इसको डिवाइड करके एन स्क्वायर 16 आएगा। Z1 कैसे आया वैभव? सवाल देखो, सवाल क्या कह रहा है, कैसी बातें कर रहे हो? ऐसी बातें तुम क्लास में करते तो तुम्हारी पिटाई होती। ये हाइड्रोजन एटम लिखा है तो हाइड्रोजन एटम का Z क्या होगा? n बेटा 4 आ गया, n अगर 4 आ गया देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बच्चों? 2n स्क्वायर से कितने आ जाएंगे ये? 32 विच इज योर आंसर। ठीक है, जिन लोगों ने गड़बड़ करी थी उनको भी समझ में आ गया क्या गड़बड़ करी थी, करेक्शन हो गया। चलो, तो अब ये बाकी सवाल फिर कभी बाद में करा दूंगा, अभी डिसेंट इनफ प्रैक्टिस हो गई हमारी रेडियस की। अच्छा चलो, एक सवाल और करा देता हूँ फटाफट से, ये एक लास्ट सवाल और कर लो फ्रीक्वेंसी का, क्योंकि कुछ लोग पूछ रहे थे। इसके आगे वाले सवाल फिर मैं कभी और करा दूंगा या होमवर्क दे दूंगा, बिल्कुल। ये एक और कर लो बस। ये चलो एक काम करो, इसको होमवर्क ही रखते हैं अपन। लेट्स कीप दिस एज होमवर्क, ये अगली क्लास के लिए डिस्कस करेंगे। इसको लिख लो जल्दी से। आज तारीख कितनी है? 9 जुलाई। इसको लिख लो फटाफट से, ये होमवर्क रहेगा आपका 9 जुलाई का। इस पे अपन टाइम फिर अगली क्लास में देंगे, और अभी आगे टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। लिख लो जल्दी क्वेश्चन, और क्वेश्चन लिखा हो जाए तो मुझे बता देना। चलो, रिप्लाईज आना शुरू हो गए हैं, ज्यादातर बच्चों ने लिख लिया है शायद। लिख लिया बच्चों? आगे बढ़ूं? थर्ड एक्साइटेड स्टेट नहीं बेटा, थर्ड स्टेट बोला है, ठीक है? थर्ड स्टेट बोला है, एक्साइटेड नहीं बोला है। एंड सेकंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन बोला है। लिख लिया सबने? लिख लिया? ठीक है, ओके। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस हैं वो बाद में करेंगे। एनर्जी लेवल डायग्राम हम बना चुके थे, हमने ये बना लिया था लास्ट क्लास में। इसका फॉर्मूला लिख लिया था हमने, डेल्टा ई वाला, कि दो लेवल्स के बीच में एनर्जी डिफरेंस कैसे निकालेंगे, वो हमने देख लिया था। अब हम एनर्जी लेवल पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। इसका एप्लीकेशन नहीं करा था हमने लास्ट क्लास में, है ना? नहीं करा था ना? तो बच्चों ये रहा सवाल। सबसे पहला सिंपल सा सवाल है, द एनर्जी डिफरेंस विल बी मिनिमम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये तुमको बताना है। बहुत ही सिंपल है, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर एनर्जी लेवल डायग्राम समझ में आता है तो सीधे आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा? बी, है ना? वेरी गुड, ज्यादातर बच्चों ने बी बोला है, कुछ लोगों ने थोड़ी बहुत मिस्टेक करी है। बेटा मिनिमम पूछा था आपसे, अच्छा मैक्सिमम पूछते तो क्या आंसर आता इसमें? मैक्सिमम पूछते तो क्या आता? सी नहीं आएगा, इसलिए मैंने पूछा तुमसे मैक्सिमम, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं। एनर्जी डिफरेंस बताना जरा, ये डायग्राम देख के, ये डायग्राम देखो और मुझे बताओ कि इसमें एनर्जी डिफरेंस 2 से 1 बड़ा है या 4 से 1 बड़ा है? कौन सा बड़ा है? 4 से 1। तो डी आएगा ना मैक्सिमम में, और मिनिमम में 2 से 1, 3 से 2, या 4 से 3, या 4 से 1, कौन सा मिनिमम है? 4 से 3 है ना, तो मिनिमम में 4 से 3। ऑल राइट, ठीक है। आंसर क्या होगा? आंसर इज बी। और मैक्सिमम अगर पूछा जाता तो हम फोर्थ मार्क कर देते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
as the orbit number increases, the difference in two consecutive energy levels क्या होगा? जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं, दो एनर्जी लेवल के बीच में जो डिफरेंस होता है उसका क्या होता है? कम होता जाता है। ये तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया ही था, है ना? डिक्रीजेस। क्वेश्चन लिखते जा रहे हो या नहीं? क्वेश्चन लिख लो भाई, नोट्स में होने चाहिए सवाल, बिकॉज दीज आर बेसिकली पॉइंट्स which you should remember but given to you in the form of questions. हाँ हाँ, मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन ओरल है, मुझे भी पता है बेटा, लेकिन जब रिवाइज करो तो ये पॉइंट्स आपको याद रहना चाहिए, इसलिए लिखना जरूरी है। क्वेश्चन लिख लो, मैं वेट कर रहा हूँ। लिख लिया? अभी भी बचा है, जल्दी लिख लो बेटा, लिख लो। 30 सेकेंड्स मोर। हाँ ईशान बेटा, यू आर, दिख रहा है मेरे को आपका रिप्लाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। The amount of energy released when an electron jumps from seventh excited state to the first excited state of helium plus ion. From seventh excited state to first excited state of helium plus ion. कितना आएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देना बच्चों आंसर। कितनी एनर्जी रिलीज होगी वो तुमको बताना है। देखो वृत्तिका बेटा, एक तो एक्साइटेड स्टेट बोली हुई है, तो एक्साइटेड स्टेट से एक्चुअल स्टेट तो निकालनी पड़ेगी आपको। डेल्टा ई का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। देखो जरा डेल्टा ई का फॉर्मूला। नहीं, अभी तक तो मेरे को किसी का भी आंसर सही नहीं दिख रहा है, क्योंकि लोग डेल्टा ई का फॉर्मूला सही से नहीं लगा रहे हैं। विधान का बेटा थोड़ा सा गड़बड़ किया तुमने डेसिमल के बाद। पीयूष बेटा तुमने सॉल्व नहीं किया है, इसमें छोटी सी मिस्टेक करी है तुमने। बाकी लोगों का तो गड़बड़ चल रहा है। विजिक्षु ने अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन किया है, ठीक दिख रहा है विजिक्षु। आदि तुमने तो बहुत ही अप्रोक्सीमेट कर दिया डेसिमल के बाद, तो बताओ क्या आएगा? राज बेटा तुमने भी थोड़ी सी गलती की है कैलकुलेशन में। अच्छा चलो रुको, आयुष तुम्हारा भी अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से ठीक है।
ओके ओके, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये तो मेरे को बताना ही पड़ेगा। दिव्यांश बेटा सही है, लेकिन साइन गलत है। माइनस नहीं आएगा, माइनस नहीं आएगा। ओके ओके, देखो बच्चों सुन लो, सुन लो सुन लो इसको, सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, रुक जाओ एक सेकंड, सब लोग रुक जाओ। स्टॉप फॉर अ मिनट, लिसन लिसन टू मी। हमसे पूछा है कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है जब इलेक्ट्रॉन कम जंप कर रहा है सेवंथ एक्साइटेड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो ये सवाल पढ़ के मेरे को दो बातें सबसे पहले समझ में आनी चाहिए। सेवंथ एक्साइटेड स्टेट यानी N2 की वैल्यू कितनी लिख दूं मैं यहाँ? 8 से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तक यानी N1 की वैल्यू कितनी लिख दूं? 2। ये पहले सबसे समझ में आना चाहिए। और क्योंकि हीलियम प्लस आयन बोला है, इसलिए Z की वैल्यू क्या होगी? 2। अब मुझे N1 पता है, N2 पता है और Z पता है। अब N1 N2 और Z पता है, तो क्या मुझे दो एनर्जी लेवल्स के बीच का डिफरेंस निकालना आता है? डू आई हैव द फॉर्मूला फॉर एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू एनर्जी लेवल्स? यस, बिल्कुल है ना, ये फॉर्मूला लिखा था हमने डेल्टा ई का। और यहां पर हम अपने कन्वेंशन में हमेशा N1 छोटा लेके चलेंगे और N2 बड़ा लेके चलेंगे ऑलवेज। वी विल टेक N1 is smaller and N2 is larger always। सिर्फ एनर्जी रिलीज है या एब्जॉर्ब है वो हम किससे बताएंगे? वो हम इससे बताएंगे। हमने ये लिखा था नोट में कि एनर्जी एब्जॉर्ब होगी अगर नीचे से ऊपर जाना है तो, और ऊपर से नीचे आना है तो रिलीज होगी। ठीक है, बिल्कुल बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, उससे भी करोगे तो आएगा, लेकिन क्या होगा, तुम्हें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएंगे। कभी कभी बच्चों को कंफ्यूजन हो जाते हैं कि किसको फाइनल लेना है किसको इनिशियल लेना है। तो सिंपल सा लॉजिक है, आप फॉर्मूला हमेशा यही अप्लाई करो। कभी कभी ये कंफ्यूजन हो जाता है N1 किसको लेना है N2 किसको लेना है, तो हम सिंपल रूल अप्लाई करेंगे, N1 छोटा लेंगे N2 बड़ा लेंगे, तो हमको डिफरेंस मिल जाएगा। अब एनर्जी रिलीज हो रही है एब्जॉर्ब हो रही है वो तो जम से बता देंगे। ऊपर से नीचे आएगा तो रिलीज करेगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो एब्जॉर्ब करेगा। वो याद रखना भी सिंपल है ना। तुम को किसी जगह पे नीचे से ऊपर एक फ्लोर चढ़ के जाना हो, अगर तुमको नीचे से ऊपर चढ़ के जाना हो तो तुम एनर्जी देनी पड़ती है या एनर्जी रिलीज होती है? तुम एनर्जी खर्च करते हो या तुम एनर्जी मिलती है? खर्च करनी पड़ती है ना, यू हैव टू पुट इन दी एनर्जी। तुमको एनर्जी देनी पड़ती है, यू हैव टू पुट इन दी एनर्जी। अच्छा, और तुम एक मंजिल चढ़ के गए और फिर वहां से जब तुम कूदोगे तो तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी कि इंक्रीज होगी? डिक्रीज हो जाएगी, वो एनर्जी रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो नीचे से ऊपर जाने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, एब्जॉर्ब होती है, और ऊपर से नीचे आते तो एनर्जी रिलीज हो जाती है ना। कर मत लेना ऐसा कि एक मंजिल चढ़े और फिर वहां से सीधे जंप लगा ली। आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, लेट्स कम एंड लेट्स मूव अहेड एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो देखो, हमको क्या पता है, डेल्टा ई का फॉर्मूला पता है बिल्कुल। अब सब लोगों के आंसर सही आ रहे हैं जिन लोगों ने बाद में बताए हैं। देखो देखो देखो, सोल्यूशन हमने क्या लिखा, N1 को 2, हमने अपना कन्वेंशन बना लिया, हम हमेशा N1 छोटा लेंगे। आप बिना इस कन्वेंशन के भी कर सकते हो, उसमें फिर आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि कहां से कहां जा रहा है विद साइन लिखने के लिए, ऑलवेज। ऑल राइट, N1 2, N2 8, सॉरी, और Z जो है वो 2 है। यूजिंग द फॉर्मूला, फॉर्मूला यूज करें अगर हम, तो डेल्टा ई इज इक्वल्स टू 13.6 इंटू जेड का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय N1 स्क्वायर, कितना लिख दूं नीचे? 1 बाय 4 माइनस 1 बाय N2 स्क्वायर, कितना लिख दूं? 64। This is in electron volts. If you solve this, you will get 13.6 into 4 into 15 by 64। ये 4 से ये 16 टाइम्स हो जाएगा,
So you have 13.6 into 15 by 16 electron volt. If you solve this, this should come out to be 12.75 electron volts. डेल्टा E. अच्छा, अब ऊपर से नीचे आने पे एनर्जी रिलीज होती है. दिस इज एनर्जी रिलीज्ड, दिस इज एनर्जी रिलीज्ड. तो एनर्जी रिलीज निकाली और एनर्जी रिलीज्ड ही पूछी है, तो साइन पॉजिटिव ही रखेंगे ना. बात समझ में आ गई सबको? उज्जवल बेटा, फॉर्मूला हमने ये लिखा है ना 13.6. फॉर्मूले में डेल्टा ई के फॉर्मूले में तो पॉजिटिव था ना, जब डिराइव किया था हमने फॉर्मूला. तो फॉर्मूले में देखो 13.6 पॉजिटिव लिया था प्लस. तुम अगर n1 n2 के अलग अलग फॉर्मूला लिखोगे नेगेटिव लगा के, तो उससे भी आंसर यही आएगा. फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो भी आंसर यही आएगा. ठीक है, वो साइन एडजस्ट करके ही लिखा था फॉर्मूला हमने. ऑल राइट. जी बेटा, E2 माइनस E1 क्या है? ये तो पिछली क्लास में बताया था कि किसी एक लेवल से किसी दूसरे लेवल पे जा रहे हो तो E2 एनर्जी 2 माइनस एनर्जी 1, ये कर दिया हमने. ठीक है, चलो लेट्स मूव अहेड. अब कुछ डेफिनेशंस मुझे लिखवानी है, फिर उसका यूज करेंगे हम लोग. किसके लिए? ये डेल्टा ई का फॉर्मूला यूज करके डेफिनेशंस की वैल्यूज भी निकालेंगे और एनर्जीज भी कैलकुलेट करेंगे. हाँ बेटा स्नेहा, हमने जो फॉर्मूला लिखा है उसमें हम N2 को हमेशा बड़ा लेके चलेंगे. हमने जो कन्वेंशन फॉलो करना शुरू किया उसमें N2 हम हमेशा बड़ा लेंगे, N1 छोटा लेंगे. फिर देखेंगे एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब है वो हमको क्या बतानी है वो. सबसे पहले लिखो बच्चों एक हेडिंग डेफिनेशंस, और उसमें सारी नहीं लिखनी, सिर्फ पहली लिखो, 1 ग्राउंड स्टेट. लिखो उसको जल्दी. आते पर बेटा अगर एब्जॉर्ब पूछा होगा तो उस पर क्वेश्चन कराता हूँ, चिंता मत करो. विल कम टू दैट ऑल्सो. लिख ली हेडिंग ग्राउंड स्टेट. तो ग्राउंड स्टेट में लिखना है बच्चों आपको, मैं डिक्टेट करता जा रहा हूं. ग्राउंड स्टेट लिखो, द लोएस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ एनी एटम और आयन. थोड़ा बहुत राज बेटा, थोड़ा बहुत, बिल्कुल. द लोएस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ एनी एटम और आयन is called its ground state. Full stop. Next line में, for single electron species n equal to 1 is always the ground state. तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए n equal to 1 हमेशा ग्राउंड स्टेट रहेगा फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज. बिल्कुल, शेल नंबर 1, बिल्कुल. तो अगर कोई पूछे ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम तो कितनी आएगी बच्चों? ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कितनी आएगी? दिव्यांशु बेटा तुम तो कैसी बातें कर रहे हो, प्लीज एक्सप्लेन. मतलब इंग्लिश को हिंदी ट्रांसलेट करूं क्या? डेफिनेशन है यार, कैसी बातें करते हो. ग्राउंड स्टेट की डेफिनेशन लिखवाई और कहा है कि जो सबसे कम एनर्जी स्टेट होगी उसको ग्राउंड स्टेट कहेंगे. सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए वो हमेशा 1 होगी. और n इक्वल टू 1 पे हाइड्रोजन की एनर्जी कितनी आती है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सिमिलरली ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस आयन कितनी आएगी बच्चों?
बताओ जल्दी, वो हीलियम प्लस आयन कितनी आएगी? अरे सही से कैलकुलेट करो, गड़बड़े मत करो, कैलकुलेट करो। 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर से कैलकुलेट करो जरा, एन तो 1 है, फिक्स है। सुजल बेटा वो डायरेक्टली से रिलेटेड नहीं है, उसको कभी जब वो आएगा तब मैं डिस्कस कर दूंगा। दिस विल बी -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालने का वैसे तो फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, बट लॉजिकल सी बात है, सिंस n इक्वल टू 1 देयरफॉर एनर्जी इज -13.6 इंटू जेड स्क्वायर। एन को 1 रख दोगे इन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये फॉर्मूला बन जाएगा। मतलब वैसे अलग से रटने की जरूरत नहीं है, बट दिस इज हाउ इट विल बी, राइट? यही होगा। आ जाओ, ये पहले भी बता चुका हूं तुम लोगों को, बीच में मैं क्वेश्चन कराते वक्त मैंने बता दिया था कि ग्राउंड स्टेट क्या होती है और एक्साइटेड स्टेट क्या होती है। सेकंड हेडिंग बच्चों, एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट लिखो, states of atom other than the ground state states of atom other than the ground state are all excited states। इसका एग्जाम्पल तो हमको पता है, तो अगर n इक्वल टू 2 है तो उसको कौन सी एक्साइटेड स्टेट कहते हैं बच्चों? अरे यार कैसी बातें करते हो, थर्ड एक्साइटेड स्टेट कैसे हो जाएगी? भूल गए, लिखवाया था, n-1 होता है फर्स्ट, n इक्वल टू 3 विल बी, लिखवा चुका हूं ये टेबल पहले एक बार, सेकंड, n इक्वल टू 4 विल बी थर्ड। ऐसे करते करते किसी nth लेवल पे हो तो उसको n-1th एक्साइटेड स्टेट कहते हैं, n-1th एक्साइटेड स्टेट। बिल्कुल, ये टेबल हमने बनाई थी पहले भी, लिख लो इसको जल्दी से, फिर अपन और डेफिनेशंस पे आगे बढ़ते हैं। लिख लिया? नहीं तन्वी बेटा, n-1 होता था, एक बार चेक करना तुम। लिख लिया सबने? चलो नेक्स्ट लिखो, आयनाइजेशन एनर्जी। थर्ड इज आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी, इसको हम शॉर्ट में आगे भी आई लिखते रहेंगे, आगे के चैप्टर्स में भी। रमन बेटा क्या कह रहे हो, लास्ट क्वेश्चन में n+1 किया है, कहाँ n+1 किया है, क्या बातें कर रहे हो? लिखो लिखो, तुम आयनाइजेशन एनर्जी लिखो, जो ये डाउट्स हैं ये बाद में करेंगे, ठीक है? लिखो। अरे यार मानते क्यों नहीं हो, तुमको जब बोल दिया n-1 एक्साइटेड स्टेट कहलाती है, जो हमने किया था कि एक्साइटेड स्टेट जो थी उससे अगर शेल निकालना है तो +1 करना पड़ेगा।
अगर एक्साइटेड स्टेट से शेल निकालना है तो +1 करोगे, अभी उल्टा कर रहे हैं। शेल से एक्साइटेड स्टेट निकाल के +1 थोड़ी आएगा। आया समझ में? सुनते ही नहीं है बच्चे आजकल, बताओ। लिखो, कह रहा हूं कि सही लिखा है तो भी मानना नहीं है। लिखो जल्दी, आयनाइजेशन एनर्जी समझो। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, minimum energy required to move an electron from ground state यानी n equal to 1 to n equal to infinity is called the ionization energy of the atom or ion. हाँ जलज, चलो तो ये तो मैं तुम्हें बता दिया। अब तुम्ही से पूछ लेता हूँ, मुझे बताओ हाइड्रोजन एटम की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? एग्जाम्पल, आयनाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या लिखोगे तुम? कितनी एनर्जी लगेगी तुमको हाइड्रोजन में n=1 से n=infinity पे पहुंचाने में? कितनी लगेगी? 0 कैसे लग सकती है? थोड़ा तो दिमाग लगाओ, थोड़ा अपने पन्ने पलट के देखो, कुछ लिखा था तुमने? एनर्जी लेवल डायग्राम किस लिए बनवाया तुमको? गीत कह रहा है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट लगेगी तो इनफाइनाइट एनर्जी लाएंगे कहां से? देखो जरा अपना एनर्जी लेवल डायग्राम देखो, क्या किया था तुम लोगों ने? कहां से कहां ले जाना है? n=1 से n=infinity ले जाना है। तो यहाँ से यहाँ ले जाने में कितनी एनर्जी चाहिए? यहाँ से 0 पे पहुंचाना है, तो इसको कितनी एनर्जी दे दूं जिससे 0 पे चला जाए? कितनी एनर्जी दे दूं? 13.6, सिंपल सी बात तो है। -13.6 एनर्जी है, इसको +13.6 दे दी तो कहाँ चला जाएगा? 0 पे चला जाएगा। इतनी सिंपल सी बात नहीं समझ में आती तुमको? गलत बात है ये तो। मतलब गलत बात तो क्या है, समझ में तो सब आता है, दिक्कत क्या है? तुम हो आलसी। क्या हो तुम? आलसी। सोचना नहीं चाहते, लिखना नहीं चाहते, बस ये चाहते कि सर ऐसा ध्यान लगाएं हम और ऐसे ऊपर से आंसर टपक जाए दिमाग में, है ना? ये एक्सपेक्टेशन, बस सवाल आए और आंसर आ जाए, हमको सोचना ही ना पड़े, लिखना ही ना पड़े, कैलकुलेशन ही ना करनी पड़ी, बस। बट ऐसा होता नहीं ना बेटा, रियलिटी नहीं है ये, कल्पना है। चलो, एनर्जी विल बी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर तुमको इसका फॉर्मूला बनाने को बोलूं तो? विधान बेटा, कल्पना से आविष्कार नहीं होता, बिल्कुल। आज तक कोई आविष्कार सिर्फ कल्पना से नहीं हो गया। बिना मेहनत के कुछ नहीं होता, ये फालतू की बातें। तुम तो ये बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा आयनाइजेशन एनर्जी का? डेल्टा ई की में रख दो। भाई तुम्हें फॉर्मूला चाहिए ना, डेल्टा ई का तुमको फॉर्मूला पता है n1 n2 में। n1 फिक्स है, क्या है? n1 फिक्स है 1, n2 क्या? इन्फिनिटी। बिल्कुल, वेरी गुड, गुड बच्चों, दैट इज गुड। देखो फॉर्मूला भी बना देते हैं, लिखो। डेल्टा ई हमको पता था, डेल्टा ई का फॉर्मूला हमने लिखा था 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1/n1² - 1/n2²। ये फॉर्मूला लिखा था, और हमने कहा था n1 छोटा लेना है, n2 बड़ा लेना है। तो n1 = 1 रखना है, और n2 क्या रखना है बच्चों? n2 क्या रखना है? इन्फिनिटी। तो इस फॉर्मूले में रख दो जरा, अपना फॉर्मूला बन क्या जाएगा? फॉर आयनाइजेशन एनर्जी
फॉर आयनाइजेशन एनर्जी n1 को 1 n2 को इन्फिनिटी, इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी आएगा अपना 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1/1 माइनस 1/इंफिनिटी। 1/इंफिनिटी क्या रख देंगे अपन, 0। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या आ गई, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर। और अगर थोड़ा सा ध्यान दो तो दिस इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ग्राउंड स्टेट एनर्जी। ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी थी उसका जो मैग्नीट्यूड होगा उसके बराबर आएगा ये। ग्राउंड स्टेट की एनर्जी का भी फॉर्मूला लिखा था तुमने, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर। और लॉजिकल सी बात है, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी नेगेटिव है, इन्फिनिटी की एनर्जी 0 है, तो जितनी नेगेटिव है उतनी पॉजिटिव दे दोगे तो 0 पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो जितनी नेगेटिव एनर्जी है वहां से 0 पे जाना है, तो जितनी नेगेटिव है -10 अगर वैल्यू है और 0 पे जाना है तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 10। तो सेम मैग्नीट्यूड बट विद पॉजिटिव साइन, तो हमने फॉर्मूला लिख दिया। इसको जल्दी से लिख लो फॉर्मूले को, और तुम इसके बाद मुझे बता दो कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस, ये एग्जांपल 1 था, एग्जांपल 2 और 3 में आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस क्या है और आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम 2 प्लस क्या है। हीलियम प्लस तभी कैलकुलेट करी थी तुमने, वेरी गुड, 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी पर आयन। और यहाँ क्या आएगी, लिथियम 2 प्लस कितनी आएगी, 122.4, वेरी गुड, 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर आयन। क्लियर है, फॉर्मूले में सिर्फ Z की वैल्यू रखनी है, डायरेक्ट आयनाइजेशन एनर्जी मिल जाएगी आपको। तो आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू आएगी वही आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू होती है। बस फर्क क्या होता है, एक जगह एनर्जी होती है, दूसरी जगह पोटेंशियल होता है, यूनिट्स का फर्क है, चीजों के मतलब का फर्क है, बट वैल्यू हमेशा सेम आती है। आयनाइजेशन एनर्जी पे ज्यादा सवाल आएंगे, पोटेंशियल पे क्वेश्चन जनरली कम आते हैं, बट फिर भी हमको पता होना चाहिए। तो इसके आगे लिखो बच्चों, नेक्स्ट कौन से नंबर की डेफिनेशन है हमारी, फोर्थ है क्या, फोर्थ डेफिनेशन है, फोर्थ है, लिखो, फोर्थ आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इसको हम शॉर्ट में आई डॉट पी से लिख देंगे, आयनाइजेशन पोटेंशियल इन ब्रैकेट आई डॉट पी। लिखो, the potential difference through which the potential difference through which a free electron must be accelerated, a free electron must be accelerated from rest, comma, such that its kinetic energy becomes equal to ionization energy of the atom or ion, is called ionization potential। आयनाइजेशन पोटेंशियल का फॉर्मूला भी लिख देते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इन द यूनिट्स ऑफ वोल्ट्स।
वैल्यू सेम आएगी, सिर्फ यूनिट का फर्क आएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वोल्ट, ये रिलेशन पहले भी बता चुका हूं मैं कि किसी पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस से किसी इलेक्ट्रॉन को पास कर देते हैं तो उसकी एनर्जी उतनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है। तो जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है उतनी पोटेंशियल डिफरेंस हमको अप्लाई करना पड़ेगा। देयरफॉर कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं कि आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हीलियम प्लस क्या हो जाएगा, 54.4 यूनिट्स क्या आएंगी, 54.4 वोल्ट्स। बिल्कुल, गुड। कोई बात नहीं अमन बेटा, अभी बस इतना याद रख लो कि जो आयनेशन एनर्जी की वैल्यू आएगी उतनी आयनेशन पोटेंशियल की वैल्यू आएगी, सिर्फ यूनिट का फर्क होगा। क्लियर तुमको इसलिए नहीं है क्योंकि तुम ये भूल गए हो कि तुमको कन्वर्जन सिखाया था इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वोल्ट में मैंने, और तुम ये भी भूल गए हो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन क्या लिखवाई थी मैंने। तो एक बार जाके रिवाइज करोगे तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वासु बेटा टेस्ट का रिजल्ट जब भी आएगा आपको मिल जाएगा सी सेट पे, नहीं तो मैसेज पे। अब यहाँ चैट पे तो क्या ही होगा, मतलब यहाँ तो नहीं मिलेगा ना। लिख लिया बच्चों, अभी यहाँ पे ध्यान दिया करो, क्लास में तुम क्लास की बातें करो, इधर उधर की नहीं। ठीक है, लिख लिया सबने? क्योंकि तुम रैंडम सवाल पूछते हो मेरे पास, उस वक्त क्लास के वक्त मेरा दिमाग सिर्फ क्लास में होता है कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्या समझाना है। उस वक्त मेरे दिमाग में इधर उधर की बातें नहीं आती कि इनका रिजल्ट कब आएगा, कौन सा टेस्ट है, कब टेस्ट है, वो सब मैं बाद में देखता हूँ। अगली बात पे आगे बढ़ते हैं। ये समझो तुम कि एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज एक्साइटेशन एनर्जी। तो तुमने एक्साइटेड स्टेट तो पढ़ा था, लेकिन एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है? कोई थोड़ा सोच के बता सकता है नाम से कि अगर एक्साइटेड स्टेट पता है कि एक्साइटेड स्टेट क्या होती है तो एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती होगी, मतलब क्या होता होगा एक्साइटेशन एनर्जी का? जैसे मैं तुमको थोड़ा हिंट देता हूँ, सुनो सुनो सुनो। आयनाइजेशन एनर्जी का था हमने ग्राउंड स्टेट से उठा के इन्फिनिटी तक पहुंचाना, ये आयनाइजेशन एनर्जी थी। एटम को आयनाइज करना या आयन को आयनाइज करना इज आयनाइजेशन एनर्जी। तो एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती होगी? उसको कहां से कहां ले जाने के लिए, कहां से कहां ले जाने के लिए, ग्राउंड स्टेट से कहां ले जाने के लिए? बिल्कुल, वेरी गुड। किसी ग्राउंड स्टेट से किसी और एनर्जी लेवल तक ले जाने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसको हम एक्साइटेशन एनर्जी कहेंगे। बिल्कुल, एक एटम्स को या आयंस को एक्साइट करने की एनर्जी। भाई 1 से इन्फिनिटी तक आयनाइजेशन है, लेकिन 1 से 2 तक की जो एनर्जी होगी वो क्या कहलाएगी? जो 1 से 2 तक जाने के लिए एनर्जी लगेगी, तो मैं बोला था ना कि नीचे से ऊपर जाने के लिए एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, तो उसको कौन सी एनर्जी कहेंगे? एक्साइटेशन एनर्जी कहेंगे, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, लिखो। गुड, समझ में आया? थोड़ा सोचोगे ना तुम्हें बहुत सारी चीजें खुद समझ में आने लगती हैं। सोचना सीखना है अपने को, लिखो बच्चों। बिल्कुल, आयनाइजेशन एनर्जी इन्फिनिटी तक पहुंचाने की ही है, कहीं और तक पहुंचाने की एनर्जी को आयनाइजेशन एनर्जी नहीं कहेंगे। इसलिए डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, अभी क्वेश्चंस कराऊंगा तो तुमको और क्लियर हो जाएगा, और डायग्राम भी दिखा दूंगा इन एनर्जीज का कि कहां से कहां जम को क्या कहते हैं। लिखो बच्चों, एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन, एनर्जी रिक्वायर्ड to move an electron from ground state of the atom to any other state of the atom is called excitation energy of that state. Is called excitation energy of that state. तो इसमें कौन सा लेवल फिक्स हुआ? n1 की वैल्यू फिक्स हुई क्या? हाँ, n1 कितना होगा इसमें? हमेशा 1, है ना? तो सिंस
starting from ground state, therefore n1 हमेशा 1 है, n2 फिक्स है क्या? n2 फिक्स है क्या? नहीं है। n2 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि हमसे किस लेवल की एनर्जी पूछ रहे हैं। हमसे बोल रहे हैं सेकंड तक ले जाने की तो 2 रखेंगे, हमसे 5 की पूछी तो 5 रखेंगे, 10 की पूछी तो 10 रखेंगे। ठीक है, तो अपना फॉर्मूला बन जाएगा इससे बच्चों। देखो कैसे बनेगा, n1 इज फिक्स्ड, n2 इज वेरिएबल, therefore excitation energy is इनफाइनाइट। कैसे हो गया आदित्य बेटा? इनफाइनाइट कैसे आएगी वैल्यू? इनफाइनाइट आने के लिए z को इनफाइनाइट आना पड़ेगा ना। फॉर्मूला तो देखो, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर। हाँ, एक्साइटेशन एनर्जी डेल्टा ई में 1/n1 फिक्स हो गया 1 माइनस 1/n2 वेरिएबल है। तो तुम्हारे पास फॉर्मूला आ गया, डेल्टा ई वाला ही यूज करेंगे। वो एक ही फॉर्मूला है जिसको अलग अलग कंडीशंस में अप्लाई करते जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल डेल्टा ई वाला फॉर्मूला ही कर रहे हैं। एक्साइटेशन एनर्जी इज इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 - 1/n2 का स्क्वायर। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर एक्साइटेशन एनर्जी। उसको भी देखेंगे बेटा सुजल क्या कहेंगे। तुम एक तो सुनते नहीं हो, पहले कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो नहीं सुन रहे हो। इस पे तो ध्यान दो, एक्साइटेशन तो पूरी तरह समझो। 3 से 4 का भी बता दूंगा ना क्या कहेंगे। ये लिख लो, इसके सवाल कर लो। लिखा? तो अब इसके एग्जाम्पल में किसी की तो लिख नहीं सकते, इसका एग्जाम्पल में अपन क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो लिखो क्वेश्चन। बिल्कुल, ये फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। दिस विल बी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लिखो क्वेश्चन। फाइंड आउट द एक्साइटेशन एनर्जी find out the excitation energy for second excited state of hydrogen atom। पहले तो इस सवाल का मतलब बताना मेरे को, उसके बाद तुम करना। कहां से कहां ले जाना इलेक्ट्रॉन ये बताओ, उसके बाद कैलकुलेट करना। एक्साइटेशन एनर्जी फॉर सेकंड एक्साइटेड स्टेट, कहां से कहां जाएगा इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड, वेरी गुड, समझने लगे हैं लोग। कुछ लोगों ने फिर भी गड़बड़ करी है, बट ज्यादातर लोग सही कह रहे हैं। ग्राउंड स्टेट से जाना है 1 से ही जाएगा, लेकिन जाना कहां है? सेकंड एक्साइटेड स्टेट तक। सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल टू क्या रखोगे? 3। वेरी गुड, वेरी गुड। अब कर लो सॉल्व, अब कर लो सॉल्व, बिल्कुल। कितना आएगा? 1 से 3 जाने में हाइड्रोजन में कितनी एनर्जी लगती है? लिखवा रखी है मैंने ये एक्चुअली में तुमको, इसलिए सवाल दिया है। 1 से 3 जाने में कितनी एनर्जी लगती है? 1 से 3 जाने में कितनी एनर्जी लगती है? कितनी लगती है? 12.1 के आसपास अप्रोक्सीमेटली, है ना? ये 12.09 आ जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्ट करोगे तो 12.09 आएगा, अप्रोक्सीमेशन में 12.1 आता है। ये लिखवाया हुआ था, उस दिन पूछ रहे थे लोग, सर ये क्यों लिखवा रहे हो आप? 12.088 आएगा बेटा, जिसको राउंड ऑफ करके 12.09 होगा। 12.09 को और अप्रोक्सीमेट कर देते तो 12.1। तो उस दिन मैंने 12.1 लिखवा दिया था राउंड ऑफ करके। एग्जैक्ट कैलकुलेशन करोगे तो 12.09 मतलब तक लिख लेते हैं, 2 डेसिमल की प्लेस तक लिखोगे तो 12.09 आएगा। तो एक्साइटेशन एनर्जी का फॉर्मूला लगा के बस, और कुछ नहीं करना है। n2 की वैल्यू 3 रखनी है। तो एक्साइटेशन एनर्जी इज 13.6
into z square is 1 into 1 minus 1 by 9. So you have 13.6 into 8 by 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब इसको एग्जैक्ट ही चाहिए तुमको डेसिमल की प्लेसेस तक, तो मैं भी कैलकुलेट कर देता हूँ. 13.6 into 8 divided by 9, 12.088888 चलता जाता है. 12.08888 चलता जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको हम 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख देते हैं. या और एक डेसिमल प्लेस अप्रोक्सीमेट करोगे तो 12.1 हो जाएगा. आया समझ? एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब समझ में आ गया. सवाल कैलकुलेट करने का तो कर लोगे ना, सिंपल ही रहते हैं. एक डेल्टा ई का फॉर्मूला है, उसी को बार बार अलग अलग कंडीशन में अप्लाई करते जा रहे हैं. वेरी गुड. तो एक्साइटेशन पोटेंशियल का मतलब समझ में आ जाएगा. पोटेंशियल एनर्जी में ज्यादा फर्क आता नहीं है, वैल्यू वही रहती है, फॉर्मूला वही रहता है, बस यूनिट बदल जाती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट से वोल्ट्स. उज्जवल बेटा, अपन जो कुछ बात कर रहे हैं तुम लोग क्यों भूल जाते हो? सुनो सुनो, एक सेकंड सुन जाओ, सुन लो. अब एक सेकंड रुक जाओ, सब लोग सुन लो. बोर के मॉडल में जो कुछ एनर्जी कैलकुलेशन कर रहे हैं, सब के सब सिर्फ और सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए ही वैलिड हैं. और सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हुई यानी कोई भी ऐसा एटम यानी जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में हमेशा कहाँ रहेगा? n इक्वल टू 1 में. तो अब अगली बार मुझे मत पूछना तुम लोग कि सर हमेशा n इक्वल टू 1 से ही करेंगे क्या. ये मैं पहले भी 2-3 बार बता चुका हूं कि हम जो कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्योंकि किसके लिए कर रहे हैं? ग्राउंड स्टेट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए, इसलिए n इक्वल टू 1 ही लेके चलेंगे. इलेक्ट्रॉन को कहीं और से कहीं और जंप कराना हुआ तो वो हमने किया था ना सवाल अभी डेल्टा ई वाला, 2 से 8, 8 से 2 वाला किया था हमने. ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट n इक्वल टू 1 ही रहेगा इन फॉर्मूलेस के लिए हमेशा. और गीत बेटा, तुम ये सवाल मुझसे तीसरी चौथी बार पूछ रहे हो. मैं जो सवाल मुझे दिखते हैं जिनका जवाब नहीं देना है यहाँ पे, मैं नहीं देता हूँ. विच एलिमेंट इज हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, पीरियडिक टेबल जब पढ़ेंगे तब मैं बता दूंगा. यहाँ पे नहीं बताएंगे क्योंकि ये फॉर्मूले सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जैसे एटम्स के लिए लगते हैं, बाकी एटम्स के लिए हैं ही नहीं. सुनते नहीं हो तुम लोग जो मैं कह रहा होता हूँ. लिखो नेक्स्ट. इन फॉर्मूले से तुम हाईएस्ट निकाल ही नहीं पाओगे कभी भी किसकी है, क्योंकि ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए ही लगता है. एक्साइटेशन एनर्जी. हाँ सॉरी, एक्साइटेशन पोटेंशियल पढ़ाना था, एनर्जी तो हो गया था. एक्साइटेशन पोटेंशियल. थैंक्स शशांक, हिमांशी, थैंक यू, जयराज. हाँ चलो, तो बिफोर आई टेल यू दिस, मैं एक बात और बता देता हूँ. जो तुम लोग अगर थोड़ा भी समझ लोगे तो तुम्हारी पढ़ाई जो है वो आसान कर देगी और तुम्हारा फोकस जो है वो सही चीजों पर रखेगी. तुमने 10th क्लास तक कुछ साइंस पढ़ी है, और क्योंकि तुम साइंस के स्टूडेंट हो तो तुम्हें लगता है कि हम जो साइंस पढ़ रहे हैं उससे दुनिया के हर चीज का जवाब मिल जाएगा. पहली बात ये कि तुमने 10th तक, जैसे तुम्हें लगता था कि 10th में एटम का मॉडल पढ़ लिया और ये एकदम सही मॉडल है, इससे सब समझ में आ जाता है, जो कि सही नहीं है. ठीक है, उससे सब कुछ नहीं समझा सकते, उससे कुछ चीजें बता सकते हैं. तो तुमको जो चीजें पता है उनकी भी लिमिटेशंस हैं. देयर आर लिमिटेशंस टू एवरीथिंग दैट यू स्टडी. कुछ चीजें कुछ ही चीजों पर अप्लाई हो पाती हैं, उससे आगे की चीजों के लिए आपको कुछ और सीखना पड़ेगा. जैसे बोर का मॉडल कुछ चीजें बताएगा, उससे आगे की चीजों के लिए हम आगे पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल. ठीक है, तो एक ही चीज को पढ़ के एक्स्ट्रापोलेशन मत किया करो. गलतियां वहीं करते हैं बच्चे, और लाइफ में भी लोग वहीं गलतियां करते हैं. सुन लो इस बात को ध्यान से, इंपॉर्टेंट है. कहाँ गलतियां करते हैं? उन्होंने देखा कि एक चीज है वो यहाँ अप्लाई हो रही है छोटे से डोमेन में, तो इसका मतलब ये सब जगह ट्रू है, विच इज नॉट राइट.
बोर का मॉडल अगर 4 जगह सही है, इसका मतलब ये नहीं कि सब जगह सही होगा। तो कोई भी चीज जो साइंस में पढ़ते हो ना, पढ़ते वक्त उसकी लिमिटेशंस पे ध्यान दो। तुम लोगों को ये आदत खराब है, तुम लोगों को पता नहीं क्यों ये सब बच्चों के साथ होता है। मतलब प्रॉब्ली मैं जब छोटा था तब मेरे साथ भी था। इनफैक्ट प्रॉब्ली क्या था ही कि द वे वी आर टॉट साइंस, हमको ये नहीं बताया जाता कि साइंस की लिमिटेशन क्या है। देयर आर लॉट ऑफ लिमिटेशंस ऑफ थिंग्स दैट वी स्टडी। ठीक है, तो गलत नहीं पढ़ा है किसी ने तुमको, लेकिन किसी ने भी गलत नहीं पढ़ा है, लेकिन लिमिटेशंस नहीं पता है तुमको। लिमिटेशन पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम जो कुछ पढ़ रहे हैं या जो कुछ मुझे पता है उसकी लिमिटेशन क्या है, वो कहाँ तक अप्लाई होता है, किस लेवल पे जाके वो फेल हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें बेटा जिंदगी में पढ़ने के लिए। अभी तो तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, सच बता रहा हूं मैं। जितना तुमने पढ़ा है ना उसको दुगना पढ़ते हैं। वन ऑफ माई स्कूल फ्रेंड्स वन ऑफ माई स्कूल फ्रेंड्स मेरे साथ एलकेजी से ड्रॉप ईयर तक साथ में था। आई चोज इंजीनियरिंग, ही चोज मेडिकल। 18 साल की उम्र में 12th कंप्लीट करी थी उसने। ही स्टिल स्टडिंग। मतलब उसको स्कूल की पढ़ाई के बाद डॉक्टर बन के और बाकी चीजें जो उसको सीखनी है वो सीखता जा रहा है। उसके पास आज भी चीजें सीखने के लिए, और उसको सीखते सीखते कितने साल हो गए हैं, 12-13 साल हो गए हैं। तो स्कूल के बाद वो 13 साल से सीख रहा है और उसके पास अभी भी चीजें सीखने को। तो लिमिटेशन नहीं है चीजों की, देयर इज टू मच टू नो। इट्स जस्ट दैट तुमको कितना पढ़ना है, कहाँ तक पहुंचना है, क्या लेवल अचीव करना है, वो तुम्हें डिसाइड करना होता है। यू नीड टू स्टॉप एट एमबीबीएस और बीटेक, और यू वांट टू डू मास्टर्स, और यू वांट टू डू सुपर स्पेशलाइजेशन या पीएचडी। पीएचडी के बाद पोस्ट डॉक भी होती है, पोस्ट डॉक के बाद भी स्टडीज होती है। ठीक है, तो तुम में दुनिया में अभी एक्सपोजर कम है, एक्सपोजर आएगा, इसलिए पढ़ाई करना जरूरी है। अभी इन 2 साल पढ़ोगे तो अच्छे कॉलेज पहुंचोगे, वहां जाके देखोगे दुनिया में क्या क्या है करने को, क्या क्या है सीखने को। इसलिए पढ़ो और पढ़ाई पे ध्यान दो। अभी इस पे मत देखो कि मेरे को इतना सा आता है उससे मैं क्या क्या बता सकता हूँ। ठीक है, चलो बैक टू द टॉपिक, ध्यान भटकाना छोड़ो। एक्साइटेशन पोटेंशियल, potential difference through which potential difference through which an electron must be accelerated an electron must be accelerated from rest so that its kinetic energy becomes equal to its kinetic energy becomes equal to the excitation energy the excitation energy for the given particular state, for the given particular state. And this is known as excitation potential of that state. Excitation potential of that state. Example, second excitation potential of hydrogen कितना होगा बच्चों? अभी तुमने एक्साइटेशन एनर्जी निकाली थी सेकंड, तो एक्साइटेशन पोटेंशियल कितना हो जाएगा?
12.09 volts, बिल्कुल 12.09 volts. All right, लास्ट डेफिनेशन, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं. लिखो बाइंडिंग एनर्जी और सेपरेशन एनर्जी. बाइंडिंग एनर्जी और सेपरेशन एनर्जी. आसिम बेटा, ऊपर जंप करने के लिए वो शेल चेंज करेगा, ठीक है. इट विल चेंज द शेल. ऊपर से नीचे आएगा तो फोटोन रिलीज करेगा. तो ये फोटोन रिलीज वाला चीज हम लोग अभी आगे चल के पढ़ेंगे. वील स्टडी दिस फोटोन रिलीज वाली थिंग इन दी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, कि कब फोटोन रिलीज करता है. एक्साइटेशन के लिए उसको नीचे से ऊपर जाना है तो हमेशा शेल चेंज करेगा, अगर उसको इतनी काइनेटिक एनर्जी दे दी हमने तो. आदित्य बेटा, आ जाएगा समझ में, थोड़े क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, चिंता मत करो. बाइंडिंग एनर्जी सेपरेशन एनर्जी में कोई फर्क नहीं है, एक ही बात है. एक ही चीज को कहने के अलग अलग तरीके हैं. लिखो इसकी डेफिनेशन. द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन, the energy required to move an electron from any state, from any given state कर दो, from any given state to n equal to infinity is called binding energy. कोई भी गिवन स्टेट जो दी हुई है उससे लेके n equal to infinity is called binding energy of that state. तो जो बाइंडिंग एनर्जी ग्राउंड स्टेट की होगी वो क्या कहलाएगी? आयनाइजेशन एनर्जी. बिल्कुल, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट इज इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी. बाकी किसी और स्टेट से जाएगा तो उसको आयनाइजेशन एनर्जी नहीं कहेंगे, ठीक है. किसी भी दूसरी स्टेट से गया तो उसको आयनाइजेशन एनर्जी नहीं कहेंगे. ग्राउंड स्टेट से जाएगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं. तो इसमें क्या वेरिएबल हो जाएगा बच्चों? इसमें n1 वेरिएबल हो गया और n2 फिक्स हुआ. कितना फिक्स हुआ? इन्फिनिटी. तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा बाइंडिंग एनर्जी का अगर बनाना होगा तो? बाइंडिंग एनर्जी इज हाउ मच? 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय इन्फिनिटी. तो ये कितना आ जाएगा? 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय n1 स्क्वायर. यही आ जाएगा. बिल्कुल. चलो, तो अब इसका तुमको फील वाला डायग्राम दिखा देता हूं. इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा ये आंसर. बिल्कुल, दिस विल बी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो इसका फील वाला डायग्राम दिखा देता हूं कि भाई किस एनर्जी का जंप कैसा दिखेगा, कहां से कहां जाएगा, और फिर इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं. ये लिख लिया ना सबने? जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो. चलो, तो देखो, बोर का मॉडल के हिसाब से एटम कुछ ऐसे दिखता था. दिस इज हाउ द इलेक्ट्रॉन यूज्ड टू लुक. बिल्कुल आदित्य बेटा, अभी क्वेश्चंस करते आ जाएगी. आदित्य श्रीवास्तव बेटा, क्वेश्चन करोगे तो आ जाएगी, कोई दिक्कत जड़े ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है. सुनो, हाँ ये ड्रॉ करना रहेगा, सुन लो पहले एक बार. क्या कहा था हमने? इलेक्ट्रॉन अगर ग्राउंड स्टेट में है तो पहले लेवल में तो उसको क्या कहते हैं? ग्राउंड स्टेट, ठीक है. इलेक्ट्रॉन अगर लेवल 1 में है तो उसको हम कहेंगे ग्राउंड स्टेट.
अगर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट की जगह किसी भी दूसरे लेवल पे हुआ, इलेक्ट्रॉन 1 की जगह 2 में या 3 में या 4 में या किसी भी और ऊपर लेवल पे हुआ, तो उसको क्या कहते हैं? एक्साइटेड स्टेट। ठीक। हमने ये कहा था कि अगर ग्राउंड स्टेट से मान लो किसी दूसरे लेवल तक ले जाना हो, ग्राउंड स्टेट से, बेटा बाइंडिंग एनर्जी की यूनिट अपन ने इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखी है, अब इधर सुन लो, ग्राउंड स्टेट से किसी भी दूसरे लेवल तक ले जाना हो तो उसको क्या कहते थे? एक्साइटेशन एनर्जी। 1 से 4 तक ले गए तो जो एनर्जी खर्च करनी पड़ी उसको कहेंगे हम एक्साइटेशन एनर्जी। बिल्कुल। अच्छा, ग्राउंड से इंफिनिटी तक ले गए तो क्या कहते थे इसको? हाँ वैभव बेटा, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं, इसको कहते थे हम आयनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर ही कर दिया, सीधे बाहर कर दिया, तो उसके लिए जो एनर्जी लगती है उसको आयनाइजेशन एनर्जी। अगर ग्राउंड स्टेट नहीं हुआ, किसी दूसरी स्टेट 2 हुआ या 3 हुआ या 4 हुआ, इन सब में से कहीं से भी इंफिनिटी पे ले गए तो इसको क्या कहेंगे? बाइंडिंग एनर्जी या सेपरेशन एनर्जी। ठीक है। तो अगर ग्राउंड से किसी दूसरे लेवल पे जाएगा तो एक्साइटेशन, ग्राउंड से इंफिनिटी जाएगा तो आयनाइजेशन, और किसी और लेवल से इंफिनिटी गया तो बाइंडिंग। बस इतना सा। इसको जल्दी से बना लो, फिर क्वेश्चन देता हूं मैं होमवर्क। गुड। तो मैं कहता तो हूँ होगा ना कॉन्सेप्ट क्लियर, यार तुम वेट तो करा करो। मैं कोशिश यही करता हूँ कि तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। वो डायग्राम से क्लियर होना ही है क्योंकि वो दिख जाता है। चलो अच्छी बात है, क्लियर हो गया तो गुड। डायग्राम का नाम कुछ नहीं है मतलब बना लो बस, डेफिनेशंस के साथ ही डायग्राम बना दिया हमने। बिल्कुल बनाना है बेटा, ये डायग्राम बनाना है, बिल्कुल बनाना है। हाँ, इंफिनिटी मींस एटम से दूर चला गया, एटम के बाहर हो गया। चलो तो कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं मैं तुमको इसके बाद। जिनको हम डिस्कस करेंगे। बन गया डायग्राम? बचा है कुछ लोगों का, जल्दी बना लो बेटा, क्वेश्चन भी तो देना है मेरे को। थैंक यू स्नेहा, थैंक यू। कुछ नहीं आदित्य बेटा, टेबल है। लिख लिया सबने? लिख लिया? क्वेश्चन दे दूं? चलो, तो बाकी लोगों का जिनका बचा है वो स्क्रीनशॉट ले लेना या रिकॉर्डिंग में से देख लेना, डायग्राम तो यही रहेगा। मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, क्लास का टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी से एक क्वेश्चन देना चाह रहा हूँ मैं। लिखो। गर्व बेटा हॉबी, बताऊंगा हॉबी, पहले तो काफी ज्यादा हॉबीज थी, आजकल टाइम कम मिलता है हॉबीज के लिए। लिखो क्वेश्चन, फिर बताता हूँ। लिखो लिखो क्वेश्चन लिखो। इफ द आयनाइजेशन एनर्जी, if the ionization energy of a hydrogen like species of a hydrogen like species is found to be is found to be 217.6 electron volt,
electron volt and the mass number of the ion is given to be 8, then find the number of neutrons in the nucleus of this ion. बिल्कुल आदित्य श्रीवास्तव, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ विभव बेटा, इट्स नॉट ग्रेट सिल्वर। चलो और एक सवाल लिखो, ये क्वेश्चन 1 हो गया। क्वेश्चन 2 लिखो, कैलकुलेट द सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी, calculate the second excitation energy for helium plus ion, फॉर हीलियम प्लस आयन। कुछ लोगों ने आंसर देना शुरू किया है, आंसर ठीक है, बट मैं इनके आंसर्स जो हैं वो अगली क्लास में ही डिस्कस करूंगा। और एक क्वेश्चन लिखो, थर्ड, फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, for a hydrogen like species, second excitation energy is found to be is found to be 13.6 into 8 by 9 electron volt. 13.6 into 8 by 9 electron volt. Then find the radius of that orbit. Then find the radius of that orbit. हाँ राज बेटा, स्पेक्ट्रम तक आएगा। और एक लास्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, binding energy of third excited state, binding energy of third excited state of a hydrogen like ion is found to be आदित्य बेटा बीच में कहां से चले, त्रिपाठी, 13.6 electron volt. Then calculate its ionization energy and ionization potential values. Ionization energy and ionization potential values. नहीं बेटा स्नेहा, नेक्स्ट क्लास तक कंप्लीट तो नहीं होगा, मतलब नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्पेक्ट्रम स्टार्ट कर देंगे, बट स्पेक्ट्रम इज एटलीस्ट 2 क्लास का टॉपिक, एटलीस्ट 2 क्लास तो लगेंगी। ओके आदित्य बनी बेटा,
ये 4 क्वेश्चंस करने हैं बच्चों, लिख लिए सबने चारों? तो मैं ऊपर स्क्रॉल कर दूं? हाँ करण बेटा, अभी तो पढ़ा रहा हूँ। लो, जिसको डायग्राम देखना था वो देख लो। तो ठीक है बच्चों, क्लास का टाइम तो ऑलमोस्ट हो ही गया है, खत्म कर लें क्लास? चलो तो डायग्राम बना लो, क्लास यहीं पे खत्म कर लेते हैं।